नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज बात एक बार फिर से खाकी की होगी और कानून व्यवस्था की होगी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन तब क्या करिएगा और क्या कहिएगा जब जिम्मेदारों के कंधों को ही बदमाश माफिया निशाना बनाने लगे। कहीं पुलिस की छाती पर गोली दाग दी जाती है, कहीं लाठी डंडों से पुलिस को ऐसा पीटा जाता है, पुलिसकर्मियों को इतना पीटा जाता है कि एक पुलिस का जवान अपनी जान पर खेलकर बदमाशों के निशाने पर आता है। और दूसरा, जिस तरीके से अपनी जान गंवाता है तो सवाल उठता ही है। जी हाँ, एक की हड्डियां टूटी हैं, वो अस्पताल में भर्ती है, वो दारोगा है, और एक सिपाही जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि माफियाओं ने ऐसा हमला किया। अब सवाल किससे से किया जाए? बदमाशों और माफिया की इतनी हिम्मत हो चुकी है क्या कि वो पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं? यकीन मानिए, कासगंज में बिकरू कांड पार्ट 2 हुआ। अब सवालों का शोर होना भी लाजमी है। बदमाश बेलगाम क्यों है? माफिया बेखौफ क्यों हो गया? बदमाशों पर लगाम लगाने वाली पुलिस को कैसे बदमाश गाजर मूली समझ बैठे हैं? कासगंज में 2 पुलिसकर्मियों को शराब माफिया ने इतना पीटा, एक दारोगा की हड्डियां टूट गई, एक सिपाही की शहादत हो गई। लेकिन जिम्मेदार कहें तो कहें किसे? क्योंकि कानपुर के बिकरू में भी हमने ऐसा ही देखा था। इससे पहले कई दफा ऐसा देखा गया जहां पर कहीं भीड़ ने, कहीं अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस वालों को चोट पहुंचाई, पुलिस वाले शहीद तक हो गए। लेकिन उस सब के बावजूद कासगंज में जो हुआ वो क्यों हो गया? कड़ी से कड़ी सजा की बात जरूर हो रही है, लेकिन वो कड़ी से कड़ी सजा आखिर है क्या जिससे अपराधियों में खौफ पैदा हो? मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। बीजेपी से जयप्रकाश पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से उवैद नासिर साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी प्रवक्ता ताहिर अहमद लारी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, एक्स IPS GS अवाना साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत। और स्वागत के बीच अवाना साहब, सवाल सबसे पहले आपसे। जिस तरीके से बिकरू कांड देखा, जिस तरीके से और प्रदेश के कई ऐसे इलाकों में ऐसी तस्वीरें आई जहां पुलिस टीम को बदमाशों ने निशाना बनाया, लेकिन कासगंज में तो हद हो गई। यहां गोलियां नहीं चली, बस इतना फर्क था, यहां लाठी डंडों से वार किया गया पुलिसकर्मियों पर। एक दारोगा की हड्डियां तक टूट गई, एक सिपाही शहादत पा गया। इन सब के लिए जिम्मेदार किसे कहें? पुलिस को समझें, बदमाशों में खौफ क्यों नहीं है इस पर सवाल करें, या पुलिस रिफॉर्म, या तमाम तरह की जिस तरह की बातें अक्सर तमाम कानून के जानकार कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मुजरिम कोई छूटना नहीं चाहिए, उस पर निशाना साधें, उस पर सवाल करें, क्या होना चाहिए यहां पर? बार ये बात सामने आती है और इसमें किसी एक को जिम्मेदार मानने की तो जरूरत है नहीं। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सारे इसके हिस्से हैं, कई हिस्से हैं, उसमें से पुलिस भी एक हिस्सा है। कानून व्यवस्था हो, जो अपराधी पकड़े जाएं, उनको उचित सज़ा हो, इसके लिए सभी जितने भी अंग हैं, चाहे वो कोर्ट है, प्रोसिक्यूशन है या पुलिस है, उन सबको सही रूप में काम करना चाहिए। अब पुलिस रिफॉर्म के जो आप बात कह रहे थे, उसकी एकदम ज़रूरत है। उसमें क्या है कि अभी तक भी जो हमारे पास कानून हैं क्रिमिनल्स को डील करने के लिए, वो अंग्रेजी पीरियड के हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या इंडियन एविडेंस एक्ट है जी, और उसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। बार बार ये बात आती है, किसी एक व्यक्तिगत अफसर को, अधिकारी को जिम्मेदार नहीं कर सकते। अब इसमें ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये कोर्ट में चले जाते हैं तो ऐसे हार्ड कोर क्रिमिनल जिनको सब जानते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ किया है, उसके बाद भी वो छूट जाते हैं, क्योंकि जो साक्ष्य दिए जाते हैं उसमें इंडिपेंडेंट पब्लिक विटनेस चाहिए। और जो पब्लिक विटनेस है वो बेचारा शरीफ आदमी कोर्ट में बार बार चक्कर कैसे लगाएगा? वो क्रिमिनल से डरता है और पुलिस की जो गवाही है वो मानी नहीं जाती। यहाँ तक की बात है कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर रिकवरी होती है उसके निशानदेही पे क्रिमिनल के, तो भी आप उसकी उतना हिस्सा, जितने हिस्से में रिकवरी हुई है, वो मानेंगे, पर जो उसने बताया है, जो कहा है, वो बातें नहीं मानी जाएंगी। तो किसी एक को जिम्मेदार करने की बजाय पूरी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने की, नहीं, क्या वजह है? क्या यही वजह है कि बदमाशों में खौफ नहीं है अवाना साहब? क्या यही वजह है कि आम लोगों को निशाना बनाते बनाते, व्यापारी कारोबारियों को निशाना बनाते बनाते कई बार तो नेता निशाने पर आ गए और अब पुलिसकर्मी निशाने पर आ रहे हैं, जो पुलिसकर्मियों के कंधों पर कानून व्यवस्था को मजबूती से संभाले रखने की जिम्मेदारी है? पंकज जी,
ये खौफ जब पैदा होगा कि जब उनको पता है कि अगर तुम पकड़े गए हो तो तुम्हें सज़ा ज़रूर होगी। आज हमारा कन्विक्शन रेट इतना पुअर है कि पूछो मत। अगर छोटे कोर्ट से सज़ा हो जाए तो उससे ऊपर के में छूट जाते हैं। और इसके अलावा मैंने कोर्ट में ये हालात देखे हैं कि अकेला एक आईओ उस केस की सपोर्ट करता रहता है और उसको वहाँ बचाने वाले बहुत सारे होते हैं और अंत में वो छूट ही जाता है जी। अब मुकदमे लंबे लंबे चलते हैं, 6 साल 7 साल, कुछ तो गवाह मर जाते हैं, कुछ आते नहीं, कुछ विन ओवर हो जाते हैं, तो सज़ा हो कैसे? जो हमारी प्रक्रिया है इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसे हमारा साहब कुछ लोगों को बाहर से मजबूती के साथ संरक्षण भी मिलता है जी। बाहर से कुछ लोगों को मजबूती के साथ बड़े लोग संरक्षण भी देते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो संरक्षण देते हैं वो भी उसका हिस्सा है और उनको भी बुक होना चाहिए, पर सबको सजा हो, चाहे वो उसको संरक्षण देने वाले हैं। आप देखिए कोई भी एक बड़ा इंसिडेंट हो जाए, क्रिमिनल हो जाए, जो अभी आप कह रहे थे विकास का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी आप देखें कि कितनी स्पोर्ट में भी लोग आ जाते हैं, स्पोर्ट में करते हैं और कमियां ढूंढते हैं। तो ये तो हम समाज की सबकी जिम्मेदारी है और सारे हिस्सों की जिम्मेदारी है कि वो मिलके इस तरह का काम करें कि ये जो क्रिमिनल है इनको सजा हो और एक अच्छा माहौल बने। नहीं, जिस माहौल में आज हम लोग हैं, जिस माहौल में ये सुरक्षा की बात की जाती है और बार बार ये कहा जाता है कि अपराध और संगठित अपराध, गैर संगठित अपराध, और उसको चिन्हित किया गया, तमाम एनकाउंटर्स की लिस्ट हमारे सामने है, कहाँ कितने अपराधी मार दिए गए, कितने अपराधियों को जेल भेज दिया गया, उन सबके बावजूद भी आज ऐसी स्थिति जो कासगंज में देखने को मिली। देखिए ये भी तो एक नज़ीर ही है, ये भी तो एक डर, एक खौफ ही है। देखिए इतने लोगों का एनकाउंटर हो गया, वो तो कहीं सजा नहीं, कहीं कोर्ट नहीं, वो तो सीधे ऊपर सिधार गए, लेकिन उन सबके बावजूद भी डर नहीं है। जो छूटने वाले लोग हैं और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है जी। इनकाउंटर तो बहुत कम होते हैं और उन्हें पता है कि तुम्हारे चांसेस छूटने के ज़्यादा हैं। तो इसलिए ऐसे हालात हों, ऐसा सिस्टम हो कि बदलाव करके हम करें कि जिसमें अगर एक बार पकड़ा गया और उसने किया है तो उसको मैं जानूंगा आज के सिस्टम को लेकर जो बातें कही जाती है उन बातों में कितना दम है, क्योंकि जब भी सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ और एक बुनियाद ये भी रही कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इस बुनियाद पर भी लोगों ने भरपूर वोट दिया है, चाहे वो सरकार किसी भी की बनी हो। और ये हर चुनाव में हम देखते हैं, हर चुनाव प्रचार में हम ये देखते हैं, और उत्तर प्रदेश में कानून का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से पहले नंबर पर रहता है। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। जयप्रकाश पांडे जी, देखिए बातें तमाम हो गई, लेकिन उन बातों का असर कितना होता है जमीन पर, कितना दिखाई देता है खौफ, वो साफ तौर पर कासगंज में देख लिया गया। इस घटना पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से टिप्पणी करेंगे? क्या ये समझ लिया जाए कि पुलिस अपनी तैयारियों को मुकम्मल नहीं करती है? अवाना साहब की बात माने तो उन्होंने यहाँ पर पुलिस का कहीं पर भी कोई गलती है नहीं है, क्योंकि किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए जब भी जाया जाता है तो उस दौर में किस तरह की, आप वो कह रहे थे आप ऑफ रिकॉर्ड कि बुलेट प्रूफ जैकेट और तमाम चीज़ें लेकर आदमी जाएगा नहीं कहीं पर भी, क्योंकि छोटे मोटे जितने भी अपराधी हैं, जितने भी माफिया हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी अपराधी का आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, उसके रिकॉर्ड होने चाहिए और उस रिकॉर्ड के हिसाब से उसके घर पर दस्तक देनी चाहिए। लेकिन कासगंज वाली घटना पर आश्वासन हो गया, आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी, तमाम चीज़ें, लेकिन एक सिपाही ने जान गंवाई पांडे साहब, और एक दारोगा की हड्डियां टूट गई, चूर चूर हो गई, वो अस्पताल में भर्ती है। देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से उसको आर्थिक मदद देना या जो भी मृतक शहीद वो उसका अलग पहलू है सर, वो उसका अलग पहलू है। घायल दरोगा हैं, उनके साथ संवेदना से तो कोई काम चलने वाला ही नहीं जी। हाँ, उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ संगठित अपराध इस कदर रहा है कि इसके पहले आप देखिए तो जियाउल हक पुलिस ऑफिसर थे, कुंडा में मारे गए, या फिर जवाहर बाग की घटना थी, बिकरू कांड भी उसी सिलसिले में था। लेकिन हमारी सरकार, जैसा आप खुद बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर, उसी मुद्दे पे हमारी सरकार आई थी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो शीर्ष वरीयता रखी गई है शासन की, वो संगठित अपराध के अगेंस्ट ही है और उसमें हद तक बहुत सफलता भी मिली है। उत्तर प्रदेश में तो हर जिले में समानांतर सरकारें चलती थी, प्लाटों पे कब्जा करना, अवैध खनन करना, तस्करी, अपहरण, ये सामान्य बातें थी। और इससे ये है कि व्यापार और कहिए कि बिजनेस का तो एनवायरमेंट ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट तो सोच ही नहीं सकते थे आप, तो वहां हमें सफलता मिली है। जो ये मसला है जिसपे आप डिबेट करा रहे हैं, इस पे निश्चित रूप से एक एंगल तो ये है
कि भाई उनमें खौफ नहीं है, लेकिन देखिए खौफ तो है, या तो प्रदेश छोड़ दिए संगठित बड़े अपराधी या जेल के भीतर है। हाँ, फिर भी ये घटना भी बड़ी है। अगर कोई सिरफिरा भी ऐसी घटना करता है तो इसकी समीक्षा का एक एंगल वो भी होगा कि क्या हमारे पुलिस तंत्र को और तैयारी करके या कहीं चूक वहां हुई है तो उसकी भी जांच होगी, उस पर कदम उठाया जाएगा। लेकिन एक चीज अमाना साहब सही कह रहे थे कि व्यापक सुधार की जरूरत है। सरकार चाहे जिसकी हो, हमारी हो या सपा की आए, बसपा की आए, क्योंकि प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करना है, सबसे बड़ी आबादी प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो बेसिक है और इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। लेकिन सरकार की नीति पे कोई मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं है। नहीं, जयप्रकाश पांडे जी, कितना वक्त लगता है सुधार में? आजादी के बाद से लेकर अब तक हम जितने भी सुधार देखें, लेकिन पुलिस सेक्टर में कौन सा ऐसा बड़ा सुधार देखने को मिला? और उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपकी सरकार में या इससे बीते समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या उससे पहले जाइए बीजेपी कांग्रेस की सरकारों में कितने सुधार हुए? पुलिस रिफॉर्म को लेकर कितनी बात हुई? पुलिस को मजबूत करने को लेकर कितनी बात हुई? किस तरीके से आप देखते हैं? कोई काम पिछले 4 साढ़े 4 साल में आपने किया हो, कोई ऐसा काम, ऐसा मजबूती वाला काम, वो भी बता दीजिए दर्शकों को। जी हाँ, देखिए, नहीं पंकज जी, देखिए जहां तक कानून के सैद्धांतिक पक्ष की बात है कि कोई भी रूल रेगुलेशन बन जाए उसका बड़ा महत्व नहीं होता। बाबा साहब संविधान बनाने के बाद खुद मानते थे कि संविधान अगर विफल होगा तो संविधान गड़बड़ नहीं होगा, लागू करने वाले होंगे। और उत्तर प्रदेश में जो बेसिक फर्क आया पंकज भाई, वो ये आया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध को राजनीतिक संरक्षण मिलता था जी। और जो सत्ताधारी दल होते थे उनके संगठन के प्रेशर में पुलिस प्रशासन रहता था। ये हमारे विरोधी भी मानते हैं कि पुलिस स्वायत्त हुई है, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं पांडे साहब, पुलिस स्वायत्त हो, राजनीतिक संरक्षण खत्म हो जाए, फर्क तो ये आया। और ये प्रदेश ये चाहता है कि इस प्रदेश में माफिया और बदमाश भी खत्म हो जाए, प्रदेश को वो आदर्श दशा में ले जाएंगे। जी जनाब, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, ये कौन नहीं चाहता? जो वादे किए जाते हैं उन वादों को धरातल पर उतारना भी मकसद होना चाहिए। वो बातें जिसको लेकर आप जो बातें कह रहे हैं, एनकाउंटर बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से सफाया हो रहा है, संगठित अपराध की कमर टूट गई, कमर तोड़ दी गई, अपराधी भाग गए। हम ये जानना चाहते हैं कि ये भय मुक्त समाज क्यों नहीं मिल पा रहा, फिर भी पुलिस वाले क्यों निशाने पर हैं, फिर भी, क्योंकि आम लोगों और तमाम लोगों के साथ ये घटनाएं आम हैं, कई दफा इस प्रदेश में देखी गई। दिन भर की तकरीबन 100 खबरों में से 20 खबरें ऐसी होती हैं जहां पर अपराधी किसी को खुलेआम सड़क पर गोली मार देते हैं। यानी कि भय में समाज आज भी है। जो पुलिस के जिम्मे कार्रवाई है वो पुलिस ही निशाने पर आ जाए तो क्या कहेंगे? अपराधी इतने मजबूत हो गए थे कि ये, लेकिन सरकार से मजबूत और पुलिस से मजबूत नहीं हो सकते पांडे जी, प्लीज। लेकिन फिर भी ये है कि सरकार अब निर्णायक मोड में है और वो अंतिम सांसें ले रहे हैं, संगठित अपराधी हो या ऐसे सिरफिरे हो। नासिर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में निर्णायक मोड में है कौन? होगी और कानून का राज तो निर्णायक मोड पर है कौन? अपराधी हैं या उत्तर प्रदेश में? निर्णायक मोड में उत्तर प्रदेश की महान जनता की सुरक्षा के लिए हमारा महान नेतृत्व है। जी, आपका नेतृत्व है, अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आदमी के अंदर से खौफ खत्म हो जाए उत्तर प्रदेश में। ये बदमाश आम लोगों को तो छोड़िए, आप पुलिस वालों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो सवाल होना चाहिए, सवाल होगा भी। आपने कहा कि हमने काम किया, उसका असर दिखा, लेकिन हम पूछते हैं कि उसका असर अच्छी बात है, लेकिन ये घटना क्यों घट रही है? ये समाज पूछता है, जनता जानना चाहती है कि इतनी सारी चीजों के बावजूद भी ये खौफजदा क्यों नहीं है बदमाश, माफिया। सर, मैं आपके पास आऊंगा। दुखद है पंकज भाई, जी बिल्कुल दुखद है सर, हर घटना दुखद है जिसमें जान माल का नुकसान आम जनता का या किसी पुलिस वाले का होता है। तो पुलिस के हाथ बांध दिए गए थे, लेकिन अब पुलिस के हाथ नहीं बांधे जाते हैं। जी नासिर साहब, आपके पास आ रहा हूं। लंबा तजुर्बा पत्रकारिता का, सियासत का, किस तरीके से आप देखते हैं इस घटना को? क्योंकि बदलाव बार बार हुए, कस्में हमने बहुत खाई, लेकिन उन कस्मों के बावजूद भी आम इंसान, कारोबारी, व्यापारी असुरक्षित अपने आप को महसूस अगर करता है तो उसका जिम्मेदार किसे कहूं? अगर पुलिस वालों पर हमला होता है तो उसका जिम्मेदार किसे कहूं? देखिए, दावे चाहे जो कुछ किए जाएं और बातें चाहे जितनी की जाएं, लेकिन फैक्ट यही है कि आज प्रदेश की जनता में असुरक्षा की जबरदस्त भावना है। हत्या, लूट, बलात्कार की जितनी खबरें आती हैं, आपने अभी खुद बताया। नासिर साहब, इस प्रदेश में हमेशा ऐसा ही देखा जाएगा क्या? ये असुरक्षा का माहौल हमेशा बना रहेगा क्या?
हम ये जानना चाहते हैं कि कब नहीं, तक, यही तो कब अफसोस की तक। बात है, यही दुखद बात है। ये भाई मेरा यही दुखद बात है कि ये सिचुएशन कैसे चेंज होगी। हमारे अफसर जो भवाला साहब ने कहा, मुझसे पूरी तरह सहमत है कि हमारी पुलिसिंग सिस्टम में और हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, यानी पुलिस व्यवस्था में और न्याय व्यवस्था में बहुत जबरदस्त तब्दीली की जरूरत है। पुलिस को जब तक राजनीति से ऊपर नहीं रखा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक राजनीति से ऊपर नहीं रह जाएगा, धर्म वर्ग जात बात इन सब चीजों से ऊपर नहीं रखे जब तक काम नहीं किया जाएगा, तब तक इस बुराई से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। पिछले 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति और जात की राजनीति ने एक यहाँ के उत्तर प्रदेश को एकदम उल्टा प्रदेश बना के रख दिया है। इस सिचुएशन को बदलने के लिए हमें बड़े दिमाग और बड़े दिल से काम करने की जरूरत है। जब नासिर साहब, आपका फोन बज रहा हो तो बंद कर दीजिए नहीं प्लीज। किया जाएगा, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, ये बंद कर लीजिए, फिर बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए। हाँ, आप बोल दीजिए, आप बोलिए। जी 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 हाँ, जी 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 थैंक यू। तो मैं यही कह रहा था भाई, मैं जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि हम इस बात से, आपने भी कहा, हमारे ये जो हमारे आईपीएस ऑफिसर साहब बैठे हुए इन्होंने भी कहा कि हमारी पुलिसिंग में और हमारी जस्टिस के न्यायालय में बहुत कमजोरियां हैं, उनको भी दूर करना होगा। और पुलिस का राजनीतिकरण जो हो गया है और अब तो संप्रदायीकरण भी हो गया है, इससे पुलिस को बचाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को बचाया जाए, जात धर्म वर्ग इन सब को नजरअंदाज करके पुलिस व्यवस्था ठीक की जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इसको ना ठीक किया जाए। पुलिस रिफॉर्म की रिकमेंडेशन कितनी पुरानी है, हमारे ख्याल 20-25 साल से हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब तलब किया था उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप लोग कब इस रिफॉर्म को लागू कर रहे हैं, लेकिन किसी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस रिफॉर्म नहीं, नासिर साहब, पुलिस को क्या कहता है आपका तजुर्बा? आखिर क्यों तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया? क्या इसे इतना जरूरी नहीं माना गया, इस रिफॉर्म को, इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए? हमने वो भी स्थिति देखी है जब मुंह से गोलियां चलती हैं ठाए ठाए करके। हमने वो भी स्थिति देखी है जब प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया, कहा अनफिट होंगे जो लोग वो जाएंगे बाहर पुलिस महकमे से। अब आप बताइए, जब देखिए पुलिस जो है कैसे इंडिपेंडेंट होगी, जब मालूम है, अफसर को मालूम है कि अगर जात विशेष के साथ उसने कोई काम गलत किया, धर्म विशेष के साथ उसने कोई सख्ती की, धर्म के साथ, तो उसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा, पोस्टिंग में उसके दबला हो जाएगा। तो वो बेचारे राजेंद्र सिंह साहब क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जब एक मुख्यमंत्री को जो बात अवैध नासिर साहब कह रहे हैं और कि पुलिस तो इन झंझाटों में पड़ी हुई है, इस जाल में फंसी हुई है। नासिर साहब थोड़ा सा रुकिए, आपकी बात को हम पूर्व पुलिसकर्मी से पूछ लेते हैं, पुलिस अफसर से पूछ लेते हैं। अवाना साहब, इस बात में कितना दम है जिस बात को आप अभी जोर से नासिर साहब उठा रहे हैं कि पुलिस तो कहीं और फंसी है, वो जाल तो कटा ही नहीं, टूटा ही नहीं, इस जाल से बाहर निकलेगी नहीं पुलिस, तो काम कैसे होगा? देखिए, ये तो बात बिल्कुल सच है, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए जी कि पुलिस का जो बल है उसको जितना जनता की सुरक्षा के लिए अवेलेबल होना चाहिए जी, उस संख्या में बल नहीं है जी, और किन्हीं बातों में लगे रहते हैं जी। और ये बात भी एकदम दुरुस्त है कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी पुलिस वर्किंग में होता है जी, और ये दोनों चीज़ तो होनी चाहिए, न्यूट्रलाइज होनी चाहिए अगर हमें पुलिस की परफॉर्मेंस चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश में ऐसे पुलिस स्टेशन दिखा दूंगा आपको जी, कि जहां रात में एक संतरी होता है और एक आध दूसरा आदमी होता है। सही बात है। जो चाहे, आप इलाके की तो बात छोड़िए, आप पुलिस स्टेशन को लूट के ले आए, वहाँ लोग नहीं होते जी, वहाँ पुलिसकर्मी नहीं होते, हाँ। इतनी संख्या नहीं है। अब वहाँ पे अभी कह रहे थे कि एक सब इंस्पेक्टर वहाँ पे गए और एक कांस्टेबल गए, बल है कितना, कितने लोग अवेलेबल हैं जनता के नहीं, लिए? जब ये हमला हुआ अवाना साहब, उसके बाद तो आप कहिए कि पूरी बटालियन, पूरी फोर्स वहां पहुंचा दी गई थी। दूसरी जगह से मोबिलाइज किया हाँ, जाता है। बिल्कुल यही होता है, अगल बगल के जिलों से ली जाती है। वो तो शो ऑफ मार दिया गया तो फिर क्या बहुत होता है। हाँ, इतनी बिल्कुल बड़ी सवाल घटना वही हो है जाए, नासिर साहब, अब जायज सवाल है कि जब घटना घट गई, चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर उसके बाद पछता के क्या फायदा। और हम चाहते हैं कि घटनाओं पर पहले ही रोक लगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक रह गया पुलिस वाला पहलू, दूसरा रह गया न्याय वाला पहलू, जिस बात पर जोर वैद नासिर साहब ने भी दिया, अवाना साहब ने भी दिया, और कन्विक्शन रेट पर अवाना साहब ने जोर दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप उससे इतर पुलिस और जो सियासी गठजोड़ की बात होती है, जो सरपरस्ती और संरक्षण वाली बात होती है,
उसको कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? और कासगंज वाली घटना और बिकरू कांड वाली जैसी चीजें हमारे सामने क्यों बार बार आती हैं, इसके लिए जिम्मेदार किसे आप ठहरा सकते हैं आज के दौर में, जब सब कहते हैं कि देखिए हमारे हाथ साफ हैं, सफेद हमारा कुर्ता है, दाग एक भी नहीं? देखिए पंकज जी, आज हम जिस दौर पे गुजर रहे हैं, अब तो बहुत चीजें तब्दील हो रही हैं। और पिछली सरकार के बाद जो योगी सरकार की बात आई और जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने जिस तरीके का एक माहौल बनाया कि जो संगठित अपराध होते थे वो टूट गए और लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो 80 के दशक से और 90 के दशक के बीच में जिस तरीके से पुलिस, देखिए मैंने एक वाकया देखा, एक ध्रुवलाल यादव थे जो अति उत्साह में एक एनकाउंटर हुआ था आतंकवादियों के साथ और वो शहीद हो गए थे। वो अति उत्साह में जाके उन्होंने उस आतंकवादी को पकड़ने का प्रयास किया। कासगंज की जो घटना हुई है, शराब माफिया या ये जितने भी लोग हैं, ये लोग, पहली बात तो ये लोग जो शराब माफिया हैं ये स्थानीय थाने से फलते हैं फूलते हैं। स्थानीय थाने में इन सबका रिकॉर्ड रहता है कि कौन माफिया है और कौन इस क्षेत्र में। आज भी लोग जानते हैं कि वो धीमर जो जिसका छोटा भाई आज एनकाउंटर में मारा गया और बड़ा भाई जो फरार चल रहा है, वो उस क्षेत्र में, सिड़पुरा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा माफिया था, शराब माफिया था। जो ये 2 पुलिस वाले गए, दरोगा जी और सिपाही, ये कांस्टेबल जो बेचारे शहीद हो गए, दुखद घटना है। ये अति उत्साह में उसको पकड़ने गए, उसको रेड मारने गए। मेरा ये कहना है कि हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम राजनीतिक गठजोड़ की बात करते हैं, हम अभी, और देखिए हर पुलिस वाले की भी सहानुभूति हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। अगर आज पुलिस ना हो तो इस देश के अंदर अराजकता, प्रदेश के अंदर अराजकता फैल जाए। एक ट्रैफिक पुलिस को आप हटा लीजिए चौराहे से तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसी तरीके से अभी अवाना जी जो बता रहे थे पूरी टेक्निकल बात, मेरा यह कहना है कि जो ये घटना हुई है ये एक अति उत्साह में हुई, उसको पकड़ने में चूक हुई पुलिस की और पुलिस को पूरी तैयारी से जाना चाहिए था। दूसरा, जो ये अपराधी फल फूल रहे हैं ये हमारे स्थानीय थाना से, देखिए आज जो सिस्टम हो गया है और वो सिस्टम तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। जिस तरीके से राजनीतिक अपराधी और नौकरशाह, इन लोगों का जो गठजोड़ होता है और जो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, कन्विक्स का स्तर जो है इतना है, ये सब बच जाते हैं। ये एक दूसरे का नेक्सस ऐसा होता है कि पैसे का खेल चलता है। थाने में शराब माफिया हर महीने उस थाने को, एसएचओ को अगर 2 लाख रुपया देगा और कुछ पुलिस वाले उस माफिया के साथ मिले होंगे। बिकरू कांड में क्या हुआ, हमारा मुखबिर तंत्र ने ही उन पुलिस वालों की हत्या कराई। पहले क्या होता था पंकज जी, पुलिस में एक चौकीदार सिस्टम होता था। जो गांव में कोई वारदात होती थी, मर्डर होता था, कोई घटना होती थी और मुखबिर तंत्र इतना मजबूत होता था कि पुलिस के हाथ होते थे, पुलिस के हाथ पैर कान होते थे, ये चौकीदार और मुखबिर तंत्र। आज मुखबिर तंत्र अपराधी हो गया है। पुलिस वाले कुछ ऐसे आ गए हैं जो पढ़े लिखे, जो अपना एक नेक्सस, एक गिरोह चलाते हैं। तो ये जो सारी घटनाएं, हम सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। सरकार ने तो इतना इकबाल बुलंद कर दिया है समय कि जो लोग कहते हैं ठाई ठाई और इनकाउंटर या ठोको पुलिस, मैं कहता हूं आज उस अपराधी का जो हश्र हुआ बिल्कुल सही हुआ, उसको ठोक देना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे पुलिस खाकी वर्दी पे हाथ डालने की हुई उस व्यक्ति की, और उसका बड़ा भाई भी आज शाम तक या कल तक ठोक दिया जाएगा जो मुख्य अभियुक्त है। तो लोग अगर इस पे, देखिए एक तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम पुलिस रिफॉर्म सिस्टम की बात करें तो हमें पुलिस कर्मचारियों पे भी एक निगाह रखनी होगी, एक इस तरीके से एक स्थिति बनानी होगी कि हमारे पुलिस की 24 आवर्स की ड्यूटी को काट के हमें 12 घंटे की ड्यूटी करनी होगी, हमें उनको देना होगा और इतना प्रेशर जो पुलिस वालों पे है उसे कम करना होगा। देखिए इसकी कोशिशें भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी कोशिशें नहीं हुई हैं। ऐसी कोशिशों को कई बार प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से एक कमिश्नरी सिस्टम को डेवलप किया, उसे लागू किया, चाहे वो लखनऊ हो, नोएडा हो, शायद यही था कि काम जो प्रेशर एक डिपार्टमेंट पर है वो थोड़ा बढ़ जाए, शायद ऐसा ही रहा होगा। लेकिन कासगंज वाली घटना और इससे पहले बिकरू कांड जैसी घटनाएं, ये घटनाओं पर रोक कैसे लगेगी, क्योंकि ये पुलिस के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन इन सबसे इतर अवाना साहब आपके पास हम आ रहे हैं। एक बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी ने भी कही थी और उठाया था, उन्होंने गांव की बात उठाई थी, कैसे चौकीदार होते थे। मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो और ऐसी चीज़ें जिस पर देखिए शराब का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है सर, आप अच्छा जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं।
और इतना सब कुछ हो जाता है, मटेरियल उसके लिए आ जाता है, सबको फूलने और फलने दिया जाता है, शराब पक जाती है और वो शराब मार्केट में सप्लाई भी हो जाती है, लेकिन पुलिस तब तक कुछ नहीं करती। और शायद पहले ही ऐसे शुरुआती तौर पर ही एक्शन हो जाता तो ये माफिया पनपते ही नहीं, वहीं दबा दिए जाते उन्हीं गड्ढों में जिन गड्ढों में शराब दबाई जाती है। पंकज जी, एक बात मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ जी, कि जो हमारा पुलिस का एक इंस्टीट्यूशन होता था मुखबिर का, और मुखबिर पुलिस स्टेशन में सूचना देता था, उसके आधार पर रेड करते थे, पकड़ते थे, आजकल वो बिल्कुल वीक हो गया। उसका नहीं सर, हो कारण रहा है, क्या अपोजिट हो गया सर, अपोजिट। उसका कारण ये है, बदमाशों के लिए कि मुखबिरी आज होने लगी। आज जो बदमाश है, हाँ, वही मैं कह रहा हूं। वो तो दलाल हो गए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, मोबाइल फ़ोन का करता है, घड़ी भर एक एक घड़ी की सूचना होती है। और आज हमारे शायद ही कोई ऐसा अपराधी हो कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करता हो। तो ज़रूरत होती है टेक्निकल सर्वेलेंस की। मैंने दिल्ली में देखा है कि जितने मुखबिर थे वो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेके आते थे, कभी उन्होंने बड़ी इन्फॉर्मेशन लाके नहीं दी आज के हालात में जी। और उसमें भी उनका ये एंगल रहता था कि मेरा एक पड़ोसी है, मैंने उसको ठीक करना है, तो पुलिस को कह दिया साहब ये इस मामले में लिप्त है, उसको कुटवा दिया। उस तरह के उसके ये रहते थे। तो आज ज़रूरत है कि जो हमारा सेटअप है उसमें टेक्निकल सर्वेलेंस हो। अगर अपराधी इक्विप हो रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तो पुलिस उससे एक कदम आगे हो, पीछे ना हो। और जितने भी इक्विपमेंट हैं, चाहे ब्लड प्रूफ जैकेट है, चाहे हथियार हैं, चाहे गाड़ियां हैं, चाहे और जो निगरानी के साधन हैं, सीसीटीवी है, कुछ भी है, ये सारे के सारे उपलब्ध होने चाहिए। अगर यूपी के ही डीजीपी थे रिटायर्ड प्रकाश सिंह, वो सुप्रीम कोर्ट गए और एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का जी, जिसमें उन्होंने पुलिस रिफॉर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई। वो सुप्रीम कोर्ट की एक मॉनिटरिंग कमेटी बनी, उसमें कहा गया कि ये सारे स्टेट लागू करें इसको जी। पर सबने उसको बस उसकी लीपा पोती कर ली, उसको नहीं, वास्तव में क्या किसी अवाना ने साहब, भी क्या implement वजह नहीं रही किया। होगी, क्यों गैर जरूरी मान लिया उन तमाम चीजों को जो पुलिस के लिए अच्छा हो सकते थे? हाँ, जैसे क्यों? आखिर उसमें- उसके पीछे क्या था? उसमें सबसे बड़ा ये था, एक ये था कि अकेला डीजीपी जो हेड ऑफ दी पुलिस फोर्स है वो किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक कमेटी होगी और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि अच्छे अफसर कौन से हैं उनमें से लगाएं। पर ये इसकी केवल औपचारिकता पूरी की जाती है, डिसाइड वो होता है और ट्रांसफर वो होगा जो डीजीपी कहेगा, और डीजीपी को कहने वाले और दूसरे लोग हैं। जी, तो आज अगर हम देखें हैं तो उनको कर दिया कि हाँ उसमें साइन भी कर देंगे, ये भी हो जाएगा, पर वो चला नहीं। ऐसे ही इक्विपमेंट की बात हुई, ऐसे ही रेशो की बात हुई, पब्लिक और पुलिस का क्या रेशो होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही इस बात की हुई कि जो वीवीआईपी हैं उनको कितने लोग मिलने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए, कहाँ से मिलने चाहिए। आज एक छोटा सा नेता बहुत सारे लोगों को लेकर घूमता रहता है और आम जनता के लिए पुलिस है नहीं। जब इक्का दुक्का जाता है तो उसका ये असर होता है। जी, तो इस सब की रिफॉर्म करने की जी। जरूरत है। इस जयप्रकाश दिशा में। पांडे जी, इस बात में दम है, जिस बात को अंत में अवाना साहब ने कहा, हालांकि हर बात उनकी दमदार है, लेकिन इस बात में भी दम है कि आम लोगों के लिए पुलिस की व्यवस्था ऐसी है जैसे कासगंज में देखा गया और तमाम जगहों पर देखा जाता है। जब घटना घट जाती है तो अगल बगल के जिलों से फोर्स मंगानी पड़ती है, उनके पास उतनी पर्याप्त फोर्स भी नहीं होती। और हमारे माननीय नेताजी लोगों का कहना ही क्या, वो तो अपने साथ इतने लोग रखना चाहते हैं, अपना रुतबा कायम करना चाहते हैं। उन सब के बावजूद भी किस तरीके से अब फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि अपराध बेलगाम नहीं होना चाहिए, चाहे घटना एक हुई या 10 हुई, लेकिन अपराध हुआ जरूर। जयप्रकाश पांडे जी, उस अपराध को कम किया जाना चाहिए, उस अपराध पर लगाम लगनी चाहिए और ऐसे अपराधी जो पनप रहे हैं, यानी कि शराब का अगर अपराधी है, शराब माफिया है, और यकीन मानिए आप इतने तो आप भी तजुर्बेकार हैं कि एक शराब माफिया को पनपने में कितना वक्त लगता होगा, कितना वो शराब कब से बना रहा होगा, कहाँ से ला रहा होगा, किस तरीके से, उस पर मॉनिटरिंग तो है ही नहीं, उस पर कोई नज़र तो कोई रखता नहीं, अगर रखता भी है तो या फिर उसके एवज में वो कुछ लेता है। और ये तमाम चीज़ें खत्म होनी चाहिए। इसे खत्म किया कैसे जाए, और खत्म करेगी सरकारें ही, सरकारों का ही आदेश इसे खत्म करेगा।
देखिए, निश्चित रूप से पंकज जी आप बड़ा अच्छा सवाल उठाए हैं। जो संगठित अपराध है उसका एक गहरा अर्थशास्त्र है, और उस अर्थशास्त्र में ये कच्ची शराब है, अवैध खनन है या पशुओं की तस्करी है, ये मतलब बिल्कुल आम है, सब लोग जानते हैं। इसी से उनको आर्थिक ताकत मिलती है, और इससे ही उनकी पूरी कहिए कि पूरा सिस्टम ही संगठित अपराधी का चलता है। लेकिन अगर ध्यान दीजिए तो जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, केवल ठोकने पे यकीन नहीं किया हमने, उनके बड़े अपराधियों के जो आर्थिक स्रोत थे उसे डैमेज भी किया गया है। उनकी अवैध संपत्तियां ध्वस्त की गई हैं, उनके तमाम सिस्टम जो थे वो डैमेज कर दिए गए हैं, उस पर प्रयास हो रहा। और जो अवाना साहब और आप कह रहे थे कि नहीं शस्त्र बल निश्चित कम है, तो हमने भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट किया है। इसके पहले की भर्ती पे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तमाम टिप्पणियां करता था, यहां तक कि लोक सेवा आयोग की भर्तियां भी भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गई थी। और ये जरूर है कि जैसे हमारे पास वीपन्स निश्चित रूप से कम है, फोर्स कम है, लेकिन जो नेता लोगों के साथ अवाना साहब कह रहे थे ये दुखद है। उत्तर प्रदेश में इसके पहले जो माननीय जनप्रतिनिधि है, सांसद विधायक तो छोड़ दीजिए, जो सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, छोटे स्तर के अधिकारी, वो 4-4, 5-5 गनर लेके चलते थे। लेकिन मैं पूरे प्रमाण से बता रहा हूं कि जनप्रतिनिधियों को छोड़ के पूरी भाजपा के संगठन स्तर पे बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, वो गनर की फौज लेके नहीं चलता है। तो हमारी सरकार और संगठन की नीति नियत दूसरी है। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सशस्त्र बल की संख्या कम है, वीपन्स भी निश्चित रूप से अपराधियों के पास जैसे हैं, ट्रांसपोर्ट से सुविधा जिनकी उनके पास जितनी है, उसके लिए सरकार प्रयास कर रहे है, रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन एक चीज जरूर है कि सरकार की इच्छा शक्ति अगर है नेतृत्व की, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे दुरुस्त हो जाएंगी। और योगी जी के इच्छा शक्ति का सम्मान तो विरोधी भी करते हैं जी। नहीं, कई फैसले ऐसे हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए गए इन 4 सालों में, बीते 4 सालों में पांडे जी, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी तारीफ तो हम यहाँ बैठकर भी करते हैं। जो फैसला अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी जिस तरीके से तेजी के साथ एक्शन मोड में होना चाहिए था, वो एक्शन मोड दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे चीजें हुई जरूर, लेकिन उनका असर उतना दिखाई नहीं दिया। क्योंकि जब कासगंज में एक सिपाही को पीट पीट कर मार दिया जाता है, एक दरोगा की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, तो इसका असर हम कम ही मानेंगे और जनता कम ही समझ पाएगी कि देखिए ये सब चीजें जो की हैं, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहुत फायदा पहुंचाएं, अपराध का नामो निशान मिट जाए, चाहे वो संगठित अपराध हो या गैर संगठित अपराध हो। लेकिन उन सबके बावजूद भी आज की घटना उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है उन तमाम कामों को लेकर। और उवैद नासिर साहब, हम आपके पास आ रहे हैं। इच्छा शक्ति की बात होती है सरकारों की, और कहते हैं कि अच्छी इच्छा शक्ति जिस सरकार में हो उसके फैसले इतने मजबूत और कठोर होते हैं कि उसका असर दूर तक जाता है। लेकिन यहाँ पर एनएसए के तहत कार्रवाई एक बार नहीं, कई दफा कई मामलों में कई अपराधियों पर होती हुई दिखाई दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वो तो डीजीपी साहब तक कह देते हैं, बार बार कहते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी जो पुलिस को मजबूत करने के एवज में कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो कदम किसी भी सरकार ने क्यों नहीं उठाए? पुलिस को लेकर ये उदासीन रवैया आखिर क्यों रहा? देखिए, पुलिस को सियासी लोग अपनी कठपुतली समझते हैं, ये तो जनता जानती है और पुलिस वाले भी जानते हैं। किस तरीके से कौन कहां पर किस पुलिस वाले को हड़का दे, किस अफसर को क्या कह दे, कोई नहीं जानता। लेकिन उन सब के बावजूद भी पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए तो काम करें। जो लोग आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, चाहे वो सियासत के लोग हों, चाहे वो आम जनता है। देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आप सिर्फ एनएसए का रिकॉर्ड देख लीजिए जी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एनएसए में कितने लोग कैसे पकड़े गए हैं। 50% से ज्यादा एक वर्ग विशेष के लोग हैं। इससे अंदाजा होता है कि ये गवर्नमेंट किस अंदाज से काम कर रही है जी। लेकिन ये बहस का मुद्दा इस वक्त यहाँ नहीं है, हम इसको तू में नहीं लाना चाहते जी। आप देखिए, अभी कल या परसों एक यूट्यूब पे एक वायरल हुआ था वीडियो कि एक विधायक जी एक सप्लाई ऑफिसर को गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं कि वो एक होटल बंद करवाना चाहते थे, और वो कह रहा था कि साहब इस होटल वाले के पास सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, इसका सारा कारोबार सही है, इसको हम नहीं बंद कर सकते। वो विधायक जी कह रहे थे कि मेरी हुकूमत है, मैं जो चाहूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब राजनीतिक हस्तक्षेप होगा धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर, तो सिस्टम ठीक नहीं हो सकता है। रह गया ये कासगंज का कांड, इसमें एक चीज तो बिल्कुल सही है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पुलिस जब रेड करने जा रही थी तो उसने लापरवाही बरती। हर माफिया का रजिस्ट्रार जो होता है,
हर माफिया का छोटे से छोटे मुजरिम का भी वहां रिकॉर्ड मौजूद होता है। टॉप 10 और टॉप 5 का सिस्टम इन्हीं की सरकार ने शुरू किया था। कल्याण सिंह के जमाने में हर थाने में उनका कच्चा चिट्ठा मौजूद होता है। क्या ये पुलिस वाले जो एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल गया था, क्या उनको अंदाजा नहीं था कि ये माफिया हैं, ये हमला कर सकते हैं, ये गलत काम कर सकते हैं? तो 2 आदमियों के साथ उनका जाना जो है वो कतई अक्लमंदी नहीं थी। उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की। उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि उनको कंपनसेशन सही मिले, जैसा कहा गया है वो मिलेगा उनको। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं सकता है कि उन्होंने जल्दबाजी में किया, अति उत्साह में किया या लापरवाही बरती, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पुलिस के तमाम वो बड़े अधिकारी भी जो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, अपने फ़ोन करके या आदेश देकर अपने से जूनियर को ये कह देते हैं, या आदेशित हो जाता है कि आपको फलानी जगह जाना है, आपको नोटिस थमाना है, आपको नोटिस चस्पा करना है, आपको उसे पकड़ के लाना है, आपने वहाँ छापा मारना है, और आपको दिया क्या जाता है, 2 डंडे हाथ में, एक सिपाही, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ जाते हैं। इसके लिए ये तमाम बड़े अधिकारियों के पास अधिकार नहीं होते, या फिर ये बस अपने तो बचे रहते हैं, इसी कमरों में होंगे और अपने तो आलीशान बैठे होंगे, लेकिन तमाम जो जूनियर पुलिसकर्मी, सिपाही और सब इंस्पेक्टर स्तर के लोग होते हैं, उन लोगों को भेज दिया जाता है, आग में झोंक दिया जाता है। देखिए, अपराधियों के गढ़ में जाइए और ये नोटिस लेके जाइए हाथ में, कोर्ट ने ये कहा है, और ये दरवाजे पर चस्पा भी देना, और मिले तो पकड़ के भी ले आना। देखिए पंकज जी, जिस तरीके से बिकरू कांड हुआ आपको याद होगा जी बिल्कुल है कि कितने लोग पुलिस वाले मार दिए गए। हाँ। लेकिन जांच कमेटी बैठी, कमेटी की कमेटी गठित हुई, आज तक किसी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट के बाद जांच पे जांच जो बैठती है, वो एक मनोबल पुलिस कर्मचारियों का और तोड़ती है और अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये सवाल मैं उठा रहा हूं कि बिकरू कांड के अभी एक भी आरोपी अभी दंडित नहीं हुए हैं। एक भी पुलिस का जो गठजोड़ अपराधियों के तोड़ने की बात हुई थी, आईपीएस से लेके कई नीचे अधिकारी जो है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जिस तरीके से राजस्व के मैटर होते हैं, ये जो पूरा मामला होता है, ये जमीन से जुड़े हुए चीजें होती हैं, और माफिया जो पनपते हैं, माफिया अगर बिल्कुल ना पनपे, अगर स्थानीय एसएचओ जो तबादला उद्योग चलता है कि फलाने थाने में अगर नाका, हमारे लखनऊ में नाका क्षेत्र है, अगर वो नाके का इंस्पेक्टर होगा तो वो 60 लाख का या 50 लाख का इंस्पेक्टर होगा, तो जब वो 50 लाख रुपए महीने दे के आएगा तो उसको 1 करोड़ रुपए कमाना है साल के अंदर, तो वो चरस बिकवाएगा, गांजा बिकवाएगा, चोरी कराएगा, डकैती करवाएगा। हत्या नहीं रोक सकते हैं, हत्या कोई पुलिस वाले, लेकिन जो ये इस तरीके के अपराध हैं, इन अपराधों में स्थानीय लेवल पे एसएचओ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आपको बता दूं, दावे के साथ कहता हूं, अगर अच्छे लोग और युवा लोग और ईमानदार लोग, उनकी एक मॉनिटरिंग हो, एक स्क्रीनिंग हो, एक कमेटी बने और कमेटी से अप्रूव हो के जो अच्छे लोग हैं, देखिए स्क्रीनिंग हो उनकी और उनकी तैनाती हो, वहां पे राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। मैं आपको बताता हूं पंकज जी, 1 महीने के अंदर स्थानीय थाना अगर मजबूत है और एसएसपी की इच्छा शक्ति मजबूत है, क्राइम नहीं हो सकता उस जिले के अंदर, क्राइम का 0 पे आ जाएगा क्राइम। आप हत्या नहीं रोक सकते, लेकिन ये जो इस टाइप के जो राहजनी है, डकैती है, छिनैती है, धमकाई है, खनन के मामले, शराब के मामले, जमीन के मामले, ये सब अपराधियों को, ये माफिया है, इसमें माफिया है। कोई भू माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई गांजा माफिया है, कोई फलाना माफिया है। तो माफिया तंत्र को जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और पुलिस की इच्छा शक्ति से आप नहीं तोड़ेंगे, तब तक इस तरीके की घटना होती रहेंगी। और जहां तक बात रही पुलिस रिफॉर्म्स की, तो यह बहुत बड़ा मैटर है। प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था और कमेटी बनी थी पूरी बाकायदा। कुछ आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जिनकी आप सेवाएं ले सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, जो बहुत अच्छे अधिकारी हैं, जो मॉनिटरिंग रखें। पिछली सरकार ने एक सलाहकार बनाया, वो पता नहीं साउथ का कहां आ गया। सरकार हर चीज नहीं देख सकती है। डीजीपी बैठे हुए हैं, डीजीपी का कोई प्रभाव नहीं है, प्रमुख सचिव गृह का कोई प्रभाव नहीं है, ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं वो डे अफसर है मुख्यमंत्री के। क्या काम करेंगे भाई? क्या डीजीपी हितेंद्र अवस्थी कर रहे हैं? क्या उन्होंने चेंज कर दिया पुलिस को? अरे आज नाराजगी भी है प्रभात त्रिपाठी की, और वो चाहते हैं कि तस्वीरों में बदलाव हो, को बढ़ाना है। जी त्रिपाठी जी, इन तस्वीरों में बदलाव हो, और बदलाव हो तो हो कैसे? क्योंकि जिस हल्के के एक दारोगा को लेकर उन्होंने सवाल कर दिया कि इतने लाख का दारोगा अगर इतने करोड़ की सोच रहा है, तो उसमें
गलत ही क्या है, जो आदमी ऐसा करेगा तो ये भरेगा। इस तरह की परिपाटी, इस तरह के जो नेक्सस को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब सवाल समाधान का ही करेंगे, क्योंकि ये होता ज़रूर है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर खबर मिलती रहती है, आती रहती है कि देखिए 60 लाख का दरोगा भी, त्रिपाठी जी ने कहा, ये कहने वाली बातें नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, थाने बिकते हैं, ऐसा पहले कहते थे लोग। देखिए सही बात है, पंकज जी के जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कमेटी होता है पंकज जी। हाँ बिल्कुल त्रिपाठी जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाना। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो कमेटी की बात हुई है जी, अगर वो कमेटी हो, निष्पक्ष हो और ऊपर से चाहे सरकार है, सरकार के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, और उनकी इच्छा शक्ति हो सरकार की, और उनके सही तबादले हों, सही जगह पोस्टिंग हो। आप ये देखिए कि आप एक कंपैरिजन कर लें दिल्ली और यूपी का, छोटी सी एक बात का, जी, कि दिल्ली में एक एसएचओ का एवरेज कार्यकाल जो है 2.5 से 3 साल होता है जी, और यूपी में कोई विरला होगा एसओ 2.5 साल, 2 जो साल पूरा। 6 महीने टिक जाए। 6 महीने। जी, इसका कारण क्या है कि वो आया लगाया, उसका किसी न किसी उसने जो है उसकी शिकायत की कि साहब ये तो उसका पक्ष कर रहा है, इसका कर रहा है, उसको हटा दिया, दूसरा ले आओ, फिर हटा दिया, फिर वो 6 महीने तो उस इलाके को समझने में लग जाते हैं। बिल्कुल लग जाते हैं सर। और जैसे यूपी में क्षेत्र हैं इतने बड़े बड़े, उनके साथ समन्वय बैठाना, उनको समझना क्या एक दिन का काम है, जादू की छड़ी है कि मुझे आज पोस्ट करके वहाँ कर दिया और अगले दिन से मैं उस पूरे इलाके का एक्सपर्ट हो जाऊँगा? ये संभव नहीं है। सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप अच्छे आदमी को अच्छी जगह बैठाएं, यही तो सुधार है। उसको अच्छे इक्विपमेंट दें जी, उसको लोग दें, और क्या सुधार के लिए कुछ और थोड़ी चाहिए। हम कोई रॉकेट साइंस की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सीधी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो सबको दिखती है जी। ये सुधार की जरूरत है। जयप्रकाश पांडे जी, अभी इस सुधार की गुंजाइश अवाना साहब को लग रही है कि इसमें सुधार होना चाहिए, वो भी हुआ नहीं। आप चाहे जितने भी आपने सुधार किए हों, जिस सुधार के बारे में आप आगे बढ़ रहे हों, लेकिन कमी अभी भी बता रहे हैं अवाना साहब, और वो पुलिस के अधिकारी रहे हैं, तो उनसे बेहतर ना हम समझ सकते हैं और ना शायद आप समझ सकते हैं कि पुलिस के अंदर किस तरह की बीमारी है और किस तरीके के दर्द से पुलिस जूझ रही है, और यहाँ डॉक्टर है सरकार जो उसका इलाज कर सकती है। नहीं, वो तो निश्चित रूप से अवाना साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। रिफॉर्म की जरूरत है, उत्तर प्रदेश नहीं भारत, चूंकि पुलिस प्रांत का विषय है, पूरे भारत में ही लगभग पुलिस में रिफॉर्म की जरूरत है। दिल्ली जैसे कुछ महानगरों में थोड़ी बहुत प्रगतिशील कदम उठाए गए, लेकिन ये है कि जब इस बात पे सहमति है कि सरकार के पास ही मास्टर की है और सरकार का नेतृत्व, चूंकि भ्रष्टाचार की बात छिपी नहीं है, चाहे वो अमाउंट का जिक्र करे हमारे पत्रकार मित्र या ना करें, लेकिन पुलिस में और भ्रष्टाचार भी एक इशू है, जनता जानती है। तो अब जाहिर है कि चाहे संगठित जनता तो अपराध हो, जानती है चाहे पांडे साहब, हम ये सब जानना राजनीतिक चाहते हैं कि संरक्षण सरकारें से भी होता जानती बनता हैं। है। हमेशा और ये- हमेशा प्रभात त्रिपाठी जैसे लोग, अवाना साहब जैसे लोग बिल्कुल और जानती मेरे हैं। जैसे ऐसा कौन है लोग सरकार छोटे नहीं यहाँ जानती? पर बैठकर ये लेकिन- बात को बताने की कोशिश करते हैं, जनाब यहाँ भ्रष्टाचार है और ये भ्रष्टाचार का दीमक ही हमें नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद भी उन लोगों के कानों में वो बात जाती है जिनको एक्शन लेना है। पांडे जी, नहीं, मैं बता तो रहा हूं, आपकी ही बात बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार एक हकीकत है और राजनीतिक नेतृत्व के पास ही चाबी है। तो इस बात पे तो पूरा देश जानता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और ईमानदारी, आदरणीय योगी जी की ईमानदारी भारत में प्रसिद्ध है, कहने की जरूरत नहीं जी। है। तो जब हमारा राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ इच्छा शक्ति का है और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रयास कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि निचले स्तर पे स्फुट रूप से अभी भी भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व जब ईमानदार है तो वो कैंसरस सिस्टम को आज नहीं कल धीरे धीरे दुरुस्त करेगा। अब एक साइंटिफिक सिस्टम नहीं है, रिफॉर्म के लिए दीर्घकालिक जरूरत है और उसके लिए सदन की सहमति हो, विपक्ष के लोग भी आगे आए, प्रगतिशील
जो हमारे नागरिक समुदाय ऐसे के लोग मामलों हैं वो पर तो एक क्या कल्पना। उवैद नासिर अभी साहब, उत्तर प्रदेश के आज उवैद के नासिर डेट में साहब, इस बजट ऐसे सेशन में ऐसे कोई गंभीर सोचे मामलों कि पर एक पुलिस दुनिया के बड़ा रिफॉर्म जैसे साइंटिफिक मामलों पुलिस पर रिफॉर्म और पुलिस की एक्ट आ गुणवत्ता जाएगा, और वो तो पुलिस आना को नहीं है। अच्छी लेकिन सुविधा हाँ, के योगी मामले जी पर विपक्ष क्या के इसका रूप में विरोध अगर करेगा ईमानदार कभी? नेतृत्व मिला है तो उवैद उम्मीद नासिर जाहिर है साहब। कि पुलिस भी ईमानदार हो जाएगी, आज नहीं कल। जी। और ईमानदारी के लिए सतत प्रयास जारी है। जी, सरकारें अगर ईमानदार हो जाएंगी तो फिर पिछले 5 साल में अपने पुलिस आप रिफॉर्म सारी के चीजें लिए शायद ईमानदार हो जाए, पांडे साहब। और दूसरे रिफॉर्म पंकज जी, जी। ये तो सही बात है, जब टॉप से ईमानदारी और बेईमानी दोनों टॉप से ही होती है। अगर टॉप पे ईमानदारी होगी तो बिल्कुल ये सही तो बात सब है। लोग मानते हैं कि योगी जी ईमानदार मुख्यमंत्री मिले। कितना भ्रष्टाचार है जहां पर ये इन्हीं के सीतापुर के विधायक, हरदोई के विधायक और कई विधायक कह चुके हैं। मैं फिर कहता हूं कि मैं यहाँ तो मैं नहीं करूंगा, सवाल आपने क्या उसका जवाब दे रहा हूँ। जी। ये बताएं कि पिछले 5 वर्षों में कितनी बार इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है हाँ। इस रिफॉर्म पर गौर करने के लिए। कभी एक कोई कैबिनेट तक में मीटिंग नहीं हुई है कि पुलिस रिफॉर्म को कैसे लगाया जाए। कमिश्नरेट सिस्टम उन्होंने 2 जगह लगाया है, वो सिर्फ लखनऊ और नोएडा को पुलिस स्टेट में बदल देने के लिए। ये एक गलत सिस्टम किया गया इन्होंने। अदालत के कमजोर नहीं किया जा सकता, अदालती काम को कमजोर नहीं किया जा सकता, पुलिस को अदालत का काम नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जब रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर रिफॉर्म ये करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और कोई इसका मुखालफत कर ही नहीं सकता है। लेकिन करेगा कौन, सवाल पांडे साहब, उवैद नासिर साहब अभी इस मैं बात एक का आप बात जवाब याद देंगे, मैं रखिए, आपको करेगी 30 सेकंड दे रहा हूं। बहुत अच्छा अभी दे तो हम उस विरासत में मिले कैंसरस सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं। 4 साल से आप कितना रिफॉर्म कर सके हैं। अगले कार्यकाल में रिफॉर्म भी आएगा। अगला कार्यकाल- अगर आप देखिए तो जैसे आदरणीय मोदी जी गुजरात में एक व्यवहारिक स्तर पे रिफॉर्म क्या ले कहें, आए थे, वाह। तो योगी जी पे विश्वास रखिए, अगली सरकार हमारी बनेगी। अभी हमने कैंसरस सिस्टम दुरुस्त किया है, प्रयास कर रहे हैं, आगे एक वैज्ञानिक सिस्टम भी आएगा जो रिफॉर्म की सारी आवश्यकता पूरी होगी। ठीक है उवैद नासिर साहब, जयप्रकाश पांडे जी, उम्मीद ये करते हैं कि इनको बताएं क्या सिस्टम आप ये लाएंगे, दोनों कैसे सियासी लाएंगे, लोग हैं, गुजरात में क्या होगा, आप दोनों उत्तर सियासी गुजरात लोग हैं। में हमारा साहब को कैसे- छोड़ दीजिए, त्रिपाठी जी को गुजरात के छोड़ दीजिए, विकास मुझे का छोड़ मॉडल दीजिए। है, आप लोगों की इच्छा शक्ति क्या मजबूत होनी चाहिए। क्या कहें। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरीके से पुलिस और पुलिस के अंदर आज कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को दूर किया जाए, और कमजोरी को दूर करने की दवा है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास। ऐसे फैसले कई दफा लिए गए हैं सरकार द्वारा, क्यों नहीं एक आध दो ऐसे फैसले और ले लिए जाए जिससे कि ये माफिया बदमाश पुलिस से खौफजदा रहे, उनको इस तरह की शक्तियां दे दी जाए, इतनी उनको फोर्स दे दी जाए कि कहीं पर वो 2 लोग या 4 लोग या 10 लोग ना जाए। ऐसे 2 भी अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर एक यूनिटी में एक टीम जाएगी और एक रणनीति के साथ, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर जाएगी, बेहतर हथियारों के साथ जाएगी, तो शायद कासगंज जैसी घटनाएं हमारे सामने नहीं आएंगी। बड़ी बहस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।